Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Indian Politics, Trends and Developments, and under this chapter we were discussing the rise of other backward classes in Indian politics, and we have discussed about this Mandal Commission and its recommendation, uh, which was mainly regarding the reservation of seats for OBCs in government jobs as well as higher educational institutes. Here you must know one thing, that in the southern part of India or in southern states, this reservation for OBCs was operational. It was in existence in those southern states since 1960s. स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से वहाँ पर रिजर्वेशन जो था वो ओबीसीज को दिया जा रहा था साउथ में. फ्रॉम 1960 से ही ये स्टार्ट हो गया था. बट यहाँ ये जो नॉर्थ इंडिया जिसको हम कहेंगे, और नेशनल लेवल पे ये चीज़ें जो थी वो नहीं माना गया था इसको. ओबीसीज के लिए न तो किसी नॉर्थ स्टेट ने रिजर्वेशन दिया था और न ही किस नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन की स्टार्टिंग हुई थी. दो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास commission was appointed by president order in the year 1953. 1953 में ही एक बार पहली बारी इस बैकवर्ड क्लास कमीशन की सेटअप हुई थी, बट उस समय कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था बाय द गवर्नमेंट. और फिर हम वी हैव सीन कि किस तरह से 1977 में जनता गवर्नमेंट आती है पावर में. और ये जो जनता गवर्नमेंट पावर में आई वो उसका जो सपोर्ट बेस था वो ओबीसीज के बीच में ज़्यादा था. और इसी समय हम देखते हैं कि 1977 से 79 का जो पीरियड है वो जनता गवर्नमेंट का पीरियड है नेशनल लेवल पे. और इसी पीरियड में क्या होता है कि बिहार में, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, बिहार में क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर उस समय के होते हैं, देन चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया कि उन्होंने एक बिहार अंदर, जैसे बिहार स्टेट के अंदर में उन्होंने ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी फॉर ओबीसीज वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया. मतलब बिहार में सिर्फ बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, जो बिहार स्टेट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया फॉर ओबीसीज. तो जब उन्होंने ये इनको हम कर्पूरी ठाकुर को इस डायरेक्शन में हम कहेंगे ही वॉज अ पायनियर, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की. जिस चीज़ को भी हम जो स्टार्ट करने वाले होते हैं दे आर कॉल्ड पायनियर. तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया नॉर्थ में. फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार में ओबीसीज को रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया. और उसके बाद ही क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये कमीशन अपॉइंट किया जिसको कि हम कहते हैं सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन द ईयर 1978. ये जनता गवर्नमेंट ने 1978 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया. और ये जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, दिस is known as Mandal Commission because the chairperson of this second backward class commission was BP Mandal, Bindeshwari Prasad Mandal, who was an MP from Bihar. और वो चीफ मिनिस्टर भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे थे. इन द ईयर 1967 में 68 में वो चीफ मिनिस्टर फॉर 1.5 मंथ के लिए वो चीफ मिनिस्टर रहे थे. तो बीपी मंडल के चेयरपर्सन में ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी और इसीलिए इसको हम मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं. तो मंडल कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई, जो सेटअप की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
उसका यही काम था कि वो देखे कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे SC एंड STs, ये तो एवरीवन वाज नोइंग कि मतलब ये पहले से ही पता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को पूरी तरह से जान रहे थे कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी कंडीशन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही पुअर कंडीशन थी. इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ दे वर नॉट इन अ गुड कंडीशन. तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको रिजर्वेशन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड कर दिया गया था, बट ओबीसीज के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था. जबकि ऐसा माना जाता था कि जो ओबीसीज थे उनके साथ भी सोसाइटी जो थी वो इल ट्रीटमेंट किया था सोसाइटी ने, उनके भी ग्रोथ को सप्रेस किया गया था सोसाइटी की तरफ से. तो उन्हें भी रिजर्वेशन की ज़रूरत हो सकती है, और इसी पर्पज़ से ये मंडल कमीशन जो थी वो अपॉइंट की गई कि ये अपने देखे कि बैकवर्ड क्लास जो हैं हमारी कंट्री में उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन है, और ये देखना कि जो भी वो सिचुएशंस फेस कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या उन्हें रिजर्वेशन की नीड है या नहीं है. और इसमें ये भी हम देखेंगे कि ये कमीशन भी इट इज़ ऑल्सो सेटअप फॉर बैकवर्ड क्लास ओनली. तो यहाँ पर कास्ट नहीं था, ठीक है, क्लास के लिए ये आया था जो कि इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन पुअर जिसको हम कहेंगे. क्लास इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशन, और कास्ट जो है वो सोशल कंडीशन से रिलेट करता है. बट जो मंडल कमीशन ने जो एडवाइस दिया उनका ये कहना था कि इंडिया में जो बैकवर्ड क्लास हैं वो बैकवर्ड कास्ट ही हैं जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, बिकॉज जो भी अपर कास्ट के हैं वो दे आर नॉट इन द बैकवर्ड क्लास. बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पे इन्होंने इसको यूज़ किया, क्योंकि इनका यही कहना था कि SCs एंड STs के अलावे भी जो जिनको सोसाइटी में लोअर कास्ट माना जाता है वो सारे OBCs और अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और वही जो OBC है वही जो अदर बैकवर्ड कास्ट है वही अदर बैकवर्ड क्लास भी कंस्टिट्यूट करता है. तो ये जो क्लास की बात थी उसको कास्ट के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया गया मंडल कमीशन ने. और उसके बाद मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि इनकी कंडीशन सही नहीं है, कहीं भी इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, न तो गवर्नमेंट जॉब्स में ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. और इसलिए मंडल कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 27% ऑफ द सीट्स मस्ट बी रिजर्व फॉर दीज फॉर people belonging to backward caste class so that उनका रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर किया जा सके. जितना पॉपुलेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होना चाहिए. और इसीलिए इन्होंने 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की. इसके अलावा ऐसा नहीं था कि सिर्फ इट वाज द ओनली रिकमेंडेशन ऑफ दिस मंडल कमीशन. मंडल कमीशन हैज़ रिकमेंडेड many other ways also in order to improve the condition of the backward class. और like land reforms की भी बात की गई, because हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो स्ट्रक्चर पीछे से डेवलप हुआ है वो ज़्यादातर यही है कि जो लैंड है वो भी अपर कास्ट के ही पास होता है, बिकॉज पीछे से जो 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 चीज़ें जिस तरह से चलती आई उसी के अकॉर्डिंगली आज भी बहुत सारी चीज़ें उसी से डिटरमाइंड हो रही थी. तो इसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए. इन रिकमेंडेशंस जब तक ये दिया मंडल कमीशन ने तब तक क्या हुआ कि जो हमारी जनता गवर्नमेंट थी वो गिर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और 1980 आ चुका था और इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ चुकी थी. तो कांग्रेस ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया. और यहीं से हम कहेंगे कि एक जो बैकवर्ड क्लास है उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एक तो ये होता है कि कांग्रेस से जो सपोर्ट है ओबीसीज का वो
ख़त्म होने लगता है। बिकॉज ये हर कोई चाहेगा, अगर हम ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो हम चाहेंगे कि जो भी मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया उसको अगर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली इट विल लूज द सपोर्ट ऑफ ओबीसीज। और यही हुआ, कांग्रेस जो थी वो ओबीसी के सपोर्ट को लूज करना स्टार्ट कर देती है। और इसी समय जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे वो फिर से ओबीसी के मैटर को काफ़ी ज़्यादा तरजीह देना स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। और इसी का नतीजा था जो हमने देखा कि 1989 में इलेक्शन होते हैं और उस समय जो जनता दल थी जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पार्टीज थे, जनता दल जो थी, जनता दल में नई पार्टीज थे, जनता दल इटसेल्फ वाज अ पार्टी। जनता दल जो पार्टी थी वो ओबीसीज के सपोर्ट पे ही टिकी हुई पार्टी थी, उसका जो सपोर्ट बेस था वो ओबीसीज ही थे। और उसके अलावे भी बहुत सारे पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज थी जो कि ओबीसीज को इम्पोर्टेंस दे रही थी, जिनका कहना था कि ओबीसी जो है उनके कंडीशन को इम्प्रूव करना ही उनके पार्टी का मेन प्रोग्राम एंड पॉलिसी है। और इस तरह से जो 1989 का इलेक्शन हुआ उसमें ये मुद्दा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, ओबीसी का रिजर्वेशन। और इसमें जनता दल ने यही प्रॉमिस किया, अपने मैनिफेस्टो में यही कहा कि जब वो पावर में आएंगे तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वही हुआ। 1989 में वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने 1990 के अगस्त में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये जो मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो 27% सीट्स जो थे वो रिजर्व करने का उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट, बहुत हाई लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि इसको क्या माना गया कि ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस equal status. There should not be any kind of discrimination on the basis of class or caste or gender or religion. It is we all have equality of opportunity according to article 16+3। हम सभी को जो है वो क्या है, हम सबको राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर राइट्स दिए हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिए हैं। तो ऐसे में ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है जो दी जा रही है रिजर्वेशन, उस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, ऐसा कहा गया। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस हुए थे। सारे केसेस को मिला करके उनको उस केस को इसको जो नाम दिया गया वो नाम था इंदिरा स्वानी केस। ओके, सो दिस वाज नोन एज इंदिरा स्वानी। ये इंदिरा स्वामी जो है, इट इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ द पेटिशनर। और इसी पेटिशनर के नाम पे ये पूरे जितने भी केस आए इस रिजर्वेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट, उसको इसके अंदर रखा गया, इंदिरा स्वामी केस। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि नहीं, जो ये मंडल कमीशन का जो recommendation है, that is not against the policy of, that is not against the concept of equality, that is not against the right to equality which is given under the constitution. ये हमारा positive discrimination है, it is for the upliftment of a particular group of society। तो इसको हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं मानेंगे। हाँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का जरूर कॉन्सेप्ट दिया कि बैकवर्ड में भी जो क्रीमी लेयर को बिलोंग कर रहे हैं, क्रीमी का मतलब क्या होता है कि जो जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी है उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। और दोनों मिला करके SC एंड ST और OBC इनका रिजर्वेशन मिला करके इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द सीट्स मस्ट बी देयर फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो ये हमारा हो गया किस तरह से बैकवर्ड क्लास जो है वो
उनका जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह से उभरता है सामने। 1977 से लेकर के 1990 तक का पीरियड, 1992 तक का पीरियड हम कहेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है 1993 से, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह लग गए तो इम्प्लीमेंट, हालांकि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट, ऑर्डर जो गवर्नमेंट का था वो तो अगस्त 1990 में ही आ गया था, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 1993 से स्टार्ट होता है। और आज के डेट में हम उसी समय, मतलब ये धीरे धीरे ये जो एक कंसेंसस डेवलप हो गया कि ओबीसीज के रिजर्वेशन को हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट किया। इसके पीछे जो मेन रीज़न हम कहेंगे वो वोट पॉलिटिक्स होता है, बिकॉज कोई भी पार्टी इतनी बड़ी ये नहीं ले सकती है कि वो ओबीसी के रिजर्वेशन को के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि वोट काउंट्स इन डेमोक्रेसी, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वोट्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो मतलब अब सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यस देयर मस्ट बी रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। और अब इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई भी, जिसको हम कहेंगे कंट्रोवर्सी, नहीं है। ऑल द कंट्रोवर्सी इज ओवर एंड जो भी पोलराइजेशन होना था वो हो चुका है इस मुद्दे पर लेकर के। और ये हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ from the viewpoint of democracy, it's a positive development because involvement, अगर हम सिर्फ डेमोक्रेसी के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। और ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो हमें पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं। इसमें हमने यही देखा कि जो ओबीसीज थे दे बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी। पहले वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन जब से ये मंडल इशू आया तब से वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अवेयर हो गए। उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो बढ़ा। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो स्प्रेड हो रही है। दिस इज द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह से ये आगे और भी आगे बढ़ता है और ये दलित्स तक पहुंचता है। हालांकि दलित्स को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम व्हाट वी फाइंड कि दलित्स जो थे उसमें भी जो फ़ायदा उठा रहे हैं इन सब चीज़ों का, जिनकी कंडीशन इम्प्रूव की है एससीज और एसटीज़ में सिंस इंडिपेंडेंस, वो उनके अंदर भी एक छोटा सा ही ग्रुप है जो कि इम्प्रूव कर रहा है कंडीशन को। आज भी एससी एसटीज़ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बने हुए हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है कि अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। स्पेशली साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, हमारे इधर नॉर्थ में भी है। जो भी मतलब कई ऐसे कम्युनिटीज़ आज भी माने जाते हैं जिनको कि गांव के अंदर नहीं आने दिया जाता है। आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम्स जो है वो है, मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है इसको हम कहेंगे कि अगर सिर्फ रिजर्वेशन देकर के हम चाहें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ें जो ये मुद्दे हैं वट एवर आई एम टॉकिंग राइट नाउ, ये वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन क्लास 11th। ये हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा चैप्टर है रिगार्डिंग दिस, तो वी डोंट नीड टू गो इन दोज डिटेल्स राइट नाउ। अभी हमें अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखना है कि जो दलित्स हैं, अब हम ओबीसीज को हमने कर लिया है, ठीक है, अब हम दलित पे आ रहे हैं कि किस तरह से जो दलित्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वो हम देखते हैं कि 1970s के लास्ट होते होते उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। और इसमें हम देखेंगे कि 1978 में एक बामसेफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, BAMCEF, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इट वाज एन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। So in 1978, this BAMSAFE was formed. BAMSAFE is backward and
backward and minority classes employee फेडरेशन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जिस तरह से फॉर्म हुआ, जो नाम हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ ट्रेड यूनियन, trade union of government employees, but actually it was not simply a trade union of government employees only, because we see that it took a strong position in favor of political power to these backward and minorities। मतलब ये सिर्फ नहीं था कि वो ट्रेड यूनियन है, दे आर डिमांडिंग जस्ट कि उनको उनके वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए, उनके वेजेस, उनके सैलरीज, वट एवर, मतलब अलायंसेस। ये नहीं कि वो सिर्फ एक ट्रेड यूनियन था, एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करता था, जिसने डिमांड किया था कि जिसकी ये डिमांड थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, उनको पॉलिटिकल पावर उनको मिलना चाहिए। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो जिनको हम माइनॉरिटीज़ कह रहे हैं, जिनको हम एससीज़ कह रहे हैं, एसटीज़ कह रहे हैं, ओबीसीज़ कह रहे हैं, अगर ये सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे बहुजन। बहुजन मीन्स मेजॉरिटी, है ना। तो ये जो स्टार्ट होता है 1978 के से बामसेव से स्टार्ट होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसके अंदर ही इसके कारण ही हम देखते हैं कि सब्सिक्वेंटली और भी बहुत सारे जो जिनको हम कहेंगे दलितों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है, लाइक दलित शोषित समाज संगठन समिति, संघर्ष समिति, वो भी जो है वो फॉर्म होता है इसके बाद ही। तो ये इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स एंड all the minorities and all the backward classes। तो ये 1978 के बामसेव के बाद एक दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनती है। दलित और शोषित जो हैं उनकी तरफ से, मतलब उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना। देन उसी से फिर आगे एक कदम और बढ़ते हैं और तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, जो कि दलितों का ही मेनली पार्टी था, क्योंकि इसको जो सपोर्ट बेस जो मिल रहा था वो पूरी तरह से ये सपोर्ट बेस जो है वो दलितों से ही मिल रहा था। और इस पार्टी को, बीएसपी को, अगर हम बीएसपी पे फोकस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है कि बामसेव जो थी वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रिगार्डिंग दिस दलित के हिसाब से वो था दलित शोषित समाज दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ठीक है। एंड इसके बाद फिर से जो एक और नेक्स्ट स्टेप में जाकर के हमारा क्या बनता है? बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले जो मेन लीडर थे उनका नाम है कांसीराम, जो कि ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो मेन सपोर्ट बेस था वो इनसे ही मिल रहा था, दलितों से ही मिल रहा था। और ये शुरू में इनिशियली ये कंसंट्रेटेड थी एट यूपी, हरियाणा और पंजाब। वहाँ पर जो दलित्स थे उनका पूरा का पूरा इसको सपोर्ट था। बट 1989 और फिर 1991 का जो इलेक्शन होता है वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन इलेक्शंस के दौरान इसकी जो अचीवमेंट हुई वो बहुत ही मेजर अचीवमेंट कहा जाएगा। खास करके यूपी में गवर्नमेंट में भी इनका फॉर्मेशन में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है बीएसपी का। और ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज के डेट में अगर हम देखें तो बीएसपी जो है वो एक नेशनल पार्टी है। और नेशनल पार्टी होने के नाते इसका जो सपोर्ट बेस है आज के समय में हम कहेंगे कि पूरी की पूरी कंट्री में है। और ये इस तरह का जितना इसको इलेक्शंस में जो
नंबर ऑफ सीट्स जिस तरह से मिल रहे थे, वोटर्स का जो सपोर्ट मिल रहा था, वो पहली बार हुआ इंडिया में कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि दलित वोटर्स के सपोर्ट पे जो टिकी हुई है उसको इतना सक्सेस मिला। तो ये दीज आर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इनको हम पॉजिटिव डेवलपमेंट कहेंगे क्योंकि ये दिस इज द रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर सही में हम देखें कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, तो वो इन पार्टीज के थ्रू ऐसे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं तो आज भी वही कंडीशन होती जो कि पहले थी, जैसे कि जो कुछ जिनको हम कहेंगे मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल कास्ट और क्लास को बिलोंग करने वाले, उनके पास ही पॉलिटिकल पावर का होना। तो ये डेवलपमेंट्स हमारे 1970s के लास्ट से होने शुरू होते हैं और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। और इस कारण से ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव वो है, डेवलपमेंट है। ठीक है। और इनका तो यही कहना था कि जिसको आप शोषित कर रहे हैं, जिसको आप दलित कह रहे हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, एक्चुअली अगर ये सभी मिल जाएं, SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो ये सब मिलकर के मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बनाएंगे और तब ये एक ऐसे पॉलिटिकल फोर्स के रूप में सामने आएंगे जिसको कि कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इनका नंबर बढ़ गया। नंबर इज एवरीथिंग इन डेमोक्रेसी, है ना। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, जो भी हमारा OBCs और दलित से रिलेटेड मैटर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू अनदर सब टॉपिक एंड दैट इज कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। किस तरह से इस दौरान 1989 के बाद के पीरियड में जो कम्युनलिज्म का जो डिस्कशन था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बन जाता है, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म and democracy. As a concept, what is secularism? We have you have studied it in your 11th कि secularism का मतलब ये होता है कि every religion is equal in the eyes of the state. The state will have no official religion और हर रिलीजन को बराबरी का हक दिया जाएगा, किसी को भी सबको बराबर रिलीजियस राइट्स होंगे, है ना। और एज वी हैव अ कंट्री इन विच वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड दिस सेक्युलरिज्म। हमारे कंट्री को सेक्युलर कंट्री बनाया गया, उसके पीछे मेन रीज़न यही था। बट 1950 के बाद से आज तक मतलब 1989 के बीच का जो समय है 50 to 89, उसमें सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का मुद्दा कभी भी इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ जितना हम ये इस दौरान 1989 के बाद का जो पीरियड है उसमें हम देखते हैं जिस तरह से चीज़ें हुई। तो ये जो था ये पीरियड, इसको हम कहेंगे कि दिस वाज द पीरियड ऑफ राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। रिलीजियस आइडेंटिटी जो थी वो अब इम्पॉर्टेंट बन गई और इसी के साथ जो है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी ये सब एक डिबेट का इशू बन जाता है। और ये जो हम देखेंगे कि जो चीज़ें स्टार्ट हुई वो इमरजेंसी में, जब इंडिया इमरजेंसी के अंदर था, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस समय में ही हमने देखा कि किस तरह से जो भारतीय जनसंघ जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भारतीय जनसंघ जो है वो जनता पार्टी में मर्ज कर जाती है। 1977 का जो इलेक्शन होता है उस समय भारतीय जनसंघ जो है वो मर्ज कर गई जनता पार्टी के साथ। और फिर ये गवर्नमेंट तो चल नहीं पाई बिकॉज बहुत सारी पार्टीज मिले हुए थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पार्टीज थे, तो उसमें स्टेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो 77 में गवर्नमेंट फॉर्म होती है और 79 में वो फिर से गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही गवर्नमेंट का एंड होता है
उसी समय क्या होता है कि जो जनता पार्टी, जो जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज साथ हो गए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन इंदिरा गांधी को हराने के लिए, अब वो सब ब्रेक हो जाते हैं। और इसी में हम देखते हैं कि जो जनसंघ के जो सपोर्टर्स थे वो जब जब जनता पार्टी में मिले, फिर जब जनता पार्टी ब्रेक हुई तब ये जनसंघ नहीं बन करके उस समय एक नई पार्टी बन जाती है बीजेपी। 1980 भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म होती है। मिली थी भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में, बट जनता पार्टी जब ब्रेक करती है तो फिर वो जनसंघ जो था वो वही उसी के सपोर्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। तो शुरू में जो बीजेपी थी उसने एक अपना जो आइडियोलॉजी रखा, जो प्रोग्राम रखा, वो यही था कि एक पूरा का पूरा ब्रॉडर एस्पेक्ट को लेकर चल रही थी, जिसमें उसने सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उसको इंक्लूड किया, लाइक गांधीयन सोशलिज्म, जैसे कि गांधी ने जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था उसको इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बनाई बीजेपी ने इन 1980। लेकिन जो कंडीशन थी, पोलिंग में जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो इसके फेवर में नहीं थे। जैसे 1980 में इलेक्शन हुआ, 1984 में इलेक्शन हुआ, इन इलेक्शंस में इसका मतलब जो सीट्स मिले वो बहुत ही नॉमिनल सीट्स थे, ना के बराबर सीट्स मिले। और धीरे धीरे जो पार्टी थी वो हम देखते हैं कि उसने अपने हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया। मतलब जो अभी तक ब्रॉडर आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे उसको छोड़ के अब वो हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट पे फोकस करते हैं। और उसने हिंदुत्व के जो पॉलिटिक्स था उसको उन्होंने परसू करना स्टार्ट किया, और जिसको हम कहेंगे कि ये अपने आइडियोलॉजी को जो थे वो इस तरफ मोड़े जिसमें कि हिंदुत्व को इम्पोर्टेंस दिया गया और जो हिंदू थे उनको मोबिलाइज किया गया। हिंदूज रिलीजन की बेसिस पे मोबिलाइजेशन जो है वो बीजेपी की तरफ से स्टार्ट होता है, जिसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हम अपने पॉलिटिक्स में देखते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन in the next class.